विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है वो देखें। केंद्रीकरण समाज में शोषण, भेदभाव व आर्थिक असमानता को उत्पन्न करता है। आर्थिक असमानता को उत्पन्न करता है। इसीलिए गांधी जी विकेंद्रीकरण के माध्यम से इस शोषण को समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि विकेंद्रीकरण के माध्यम से उत्पादन, वितरण, संग्रहण आदि को विभाजित किया जाएगा। आदि आर्थिक क्रियाओं को विभाजित कर आर्थिक तानाशाही को या आर्थिक केंद्रीकरण या एकीकरण को रोका जा सकता है। अब जब ऐसा हो जाएगा तो ये समाज में जो एकीकरण या लाभ के लिए जो सभी नियम कानूनों को एक जगह रखने की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वो जो पूंजीपति जो वर्ग है वो शोषण नहीं कर पाएगा। ये जनरल सी बातें हैं, आपको पता है। विकेंद्रीकरण के बेनिफिट हैं, राजनीतिक विकेंद्रीकरण भी अलग है, आर्थिक विकेंद्रीकरण भी अलग है। अब देखो, अगर इसका उदाहरण देखें तो सरकारी क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो तीसरा क्षेत्र है, ये तीनों क्षेत्र किसके लिए हैं? एक तरह से किसका उदाहरण होता जा रहा है? ये विकेंद्रीकरण का। ठीक है, पूरी तरह से सरकारी हो जाए वो भी समाज के लिए ठीक नहीं है, पूरी तरह से सरकारी रहे तो भी ठीक नहीं है, पूरी तरह से निजी क्षेत्र डेवलप हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है। तो ये जो पीपीपी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यह है वास्तव में किसका प्रतिनिधित्व करती है? इस विकेंद्रीकरण की, आर्थिक विकेंद्रीकरण का ये उदाहरण है। तो ये आर्थिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना चाहते थे गांधी जी भी, क्योंकि उनका मानना था कि सत्ता में एकीकरण करने के कारण आर्थिक जो शोषण है या जो अत्याचार है, कीमतों का निर्धारण है, उत्पादन की जो कीमत है, प्रोडक्ट की जो कीमत है, अगर वे सभी एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था के द्वारा निर्मित की जाएगी या किसी भी फील्ड में अन्य व्यक्तियों के प्रवेश को रोक दिया जाएगा तो वह अंत में जाकर क्या करेगा? आपको या प्रजा को या नागरिकों को या सामान्य व्यक्ति को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा या उसका शोषण करेगा। तो उसको रोकने के लिए गांधी जी आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण का सिद्धांत अपनाने पर जोर देते हैं।
कार्य के अनुपात में क्या कर रहे हैं आप, फल प्रदान करें, यानी जैसा कार्य वैसा उसका परिणाम होगा। इसी को क्या कह रहे हैं हम, आर्थिक न्याय कह रहे हैं। अब इस आर्थिक न्याय में क्या कह रहे हैं कि न्याय क्या होता है, दो पक्षों को समान रखने का कार्य करता है। तो ये भी दो पक्षों के कार्य किया गया और उस कार्य के अनुपात में फल प्रदान किया गया। और उसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति की जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करना चाहिए, एक पक्ष ही हो गया। और दूसरा पक्ष क्या हो गया कि उसे अपने नैतिक उत्थान का भी कार्य करना चाहिए। यानी हम कहते हैं कितनी भी सैलरी आप कमा लीजिए, वो सैलरी कम लगती है या कम हो जाती है। तो अगर आप नैतिक रूप से मजबूत व्यक्ति हैं तो आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखेंगे या फिर श्रेष्ठ आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा कि समाज में वो जो अंधी दौड़ प्रारंभ हो जाती है, कई बार कार, पड़ोसी ने भी कार तो आप भी कार लाएंगे, फिर पड़ोसी ने कुएं में कूदा तो आप भी कुएं में कूद जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आवश्यकताओं, आर्थिक आवश्यकताओं के मध्य क्या बनाना चाहिए, व्यक्ति को संतुलन बनाते रहना। और नैतिक उत्थान तो आप जानते हैं, नैतिक उत्थान क्यों करना है, क्योंकि जितनी भी कालाबाजारी, जमाखोरी या किसी भी तरह की जो मिलावट है, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, ये सारी समाज में एक तरह की आर्थिक पाप हैं या आर्थिक दोष हैं, उनको बढ़ावा देंगे अगर आप नैतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे। मैंने आपको गांधी जी के नैतिक उदाहरण दिया ही था। आप एक उदाहरण और है, गांधी जी ने अपने एग्ज़ाम में अंग्रेज अधिकारी के निरीक्षण के दौरान अनैतिक आचरण करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था और परीक्षा में वो फेल हो गए थे। अगर उनका नैतिक आधार पर पतन हो चुका होता तो वे भी उस परीक्षा में पास होने के लिए नैतिक सिद्धांतों से समझौता कर लेते और किसी गलत तरीके से उस एग्ज़ाम में पास हो जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। तो वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि सीमाएं, इच्छाएं अनंत हैं और अगर आप अनंत इच्छाओं की पूर्ति करने के पीछे दौड़ लगाएंगे तो समाज में एक तरह का असंतुलन पैदा होगा। आज भी ऐसा आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो व्यक्ति अत्यधिक आर्थिक क्षेत्र में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है, वह व्यक्ति अपने आस पड़ोस से तुलना करने लगता है। हालांकि गलत है एक सीमा तक या सही है एक सीमा तक, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके से वह धन अर्जन किया है। आज भी भारत में कई बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, दुनिया में 6ठे नंबर पर आते हैं, कभी 7वें पे आ जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति और है, टाटा, जिसका नाम आपने सुना है, वह अपने नैतिक सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। उन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी एयरलाइंस सरकार को दे दी थी। अभी भी टाटा मोटर्स जो है सबसे ज़्यादा डोनेशन किया है उन्होंने, व्यक्ति के तौर पर भी और पर्सनल संस्था के रूप में भी और पर्सनल रूप से भी। किसी भी तरह की उनके बारे में कहा जाता है कि एक पाकिस्तान के द्वारा जब बम विस्फोट किए गए थे, बॉम्बे जो बम विस्फोट कांड हुआ था 2008 में, उसके दौरान किसी व्यक्ति ने रिनोवेशन के लिए ताज होटल के रिनोवेशन के लिए ब्रिटिश कंपनी ने जैक लगवाई थी कि हमको ताज होटल के रिनोवेशन का काम मिले। अब वहाँ पर टाटा ने अपने नैतिक उत्थान का एग्जाम्पल देते हुए, मान लो सस्ता भी कर देती या जो भी हो, कर सकती थी, बेनिफिट हो सकता था टाटा को भी, लेकिन उन्होंने कहा, उनका नैतिक स्तर मजबूत था बेहद, तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने या जिस राष्ट्र ने मेरे राष्ट्र में आतंकवादी घटनाएं करवाई है, आप कितना ही जोर लगा लीजिए, मैं उस संस्था को यानी उस पाकिस्तानी फर्म को अपने होटल के रिनोवेशन का काम नहीं दूंगा। आर्थिक क्षेत्र के व्यक्ति माने हुए हैं, आर्थिक फील्ड में उनका नाम है, भारत में बहुत बड़े व्यक्ति माने जाते हैं, बड़े औद्योगिक इंडस्ट्रियलिस्ट माने जाते हैं। उन व्यक्ति का नैतिक उत्थान भी हो चुका है, यानी नैतिक आधार पर भी वो उतने विकसित है जितने कि आर्थिक आधार पर मजबूत है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, मैं, जबकि जो सिफारिश जो व्यक्ति लेकर गया है वो व्यक्ति भी भारत का ही है, लेकिन वह व्यक्ति अपने नैतिक उत्थान के आधार पर राष्ट्र को पीछे छोड़ने में लगा हुआ था। उसने पाकिस्तान की एक फर्म की सिफारिश की है, रतन टाटा को, लेकिन रतन टाटा ने उस कार्य को पाकिस्तानी फर्म से करवाने से साफ साफ मना कर दिया। यानी एक व्यापारी या एक औद्योगिक व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने अपने नैतिक विचारों का या नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करते हुए राष्ट्र को सर्वोपरि रखा।
तो इसीलिए यहाँ पर ये माना जा रहा है कि इसलिए व्यक्ति को अपने नैतिक उत्थान के लिए भी काम करते रहना चाहिए, सिर्फ लाभ के लिए नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी सामाजिक कार्य भी उसको करने चाहिए। ठीक है, आगे देखें आप। अब उसके लिए उपाय बताते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि समस्या के साथ साथ अगर आपके पास समाधान भी हैं, समस्याओं को पहचानने की क्षमता है और उन समस्याओं के समाधान भी उपलब्ध हैं, तो आप अपनी एक अलग छवि बना सकते हैं। आप देखिए कि समाज में आज क्या सुधार किया जाना है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैनिक आधार पर, या खुद में पर्सनली क्या सुधार करना है। इसको पहले तो आइडेंटिफाई करने की आप में कैपेसिटी होनी चाहिए, और जब आइडेंटिफिकेशन हो जाए उस समस्या का, तो फिर आपके पास उसका समाधान होना चाहिए, आपके पास उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन है तो आप उस फील्ड में मान्यता प्राप्त करेंगे, मान्य हो जाएंगे आपके विचार। जिस भी फील्ड में आप समस्या को आइडेंटिफाई करके उसके सॉल्यूशंस तैयार करते हैं, तो उस फील्ड में आपको पहचाना जाएगा। तो ऐसा ही उन्होंने भी अपरिग्रह, अस्तेय, संयम, संयम, भौतिक संसाधनों के प्रयोग में रुचि कम, शारीरिक श्रम को बढ़ावा देना, इस तरह के विचारों का उन्होंने क्या किया, ऐसे विचारों को सॉल्यूशन के तौर पर गांधी जी ने प्रस्तुत किया। अगला जो विचार था वो गांधी जी कह रहे हैं विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण आप जानते हैं कि सत्ता का किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में अगर एकत्रीकरण हो जाएगा तो वह व्यक्ति अपने आप को आई जाती है, जनरली आई जाती है, तो उसके विचारों में क्या आ जाएगी, तानाशाही एक तरह से शामिल हो जाएगी। और उस तानाशाही से बचने के लिए ही क्या कह रहे हैं इनको, कि ऐसे व्यक्ति को तानाशाही से दूर रखना चाहिए, क्योंकि तानाशाही व्यक्ति के साथ साथ उस समाज और उस वर्ग के लिए भी हानिकारक हो सकती है। और जो व्यक्ति ऐसी तानाशाही करेगा उसके कारण समाज में आर्थिक आधार पर क्या हो जाएगा, असमानता आ जाएगी। अतः उस असमानता से बचने के लिए फिर बात वही, केंद्रीकरण की जो समस्याएं थी उनको आइडेंटिफिकेशन किया गया कि शोषण कर सकते हैं, भेदभाव करेंगे अमीर और गरीब का, उससे आर्थिक असमानता इम्प्रूव होगी या विकसित होगी, आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिलेगा और समाज का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, नैतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर। तो इसलिए गांधी जी किसका समर्थन करते हैं, विकेंद्रीकरण का। और विकेंद्रीकरण कहाँ कहाँ, उत्पादन कोई और करे, वितरण कोई और करे, संग्रहण कहीं और हो, कीमत निर्धारण किसी और के द्वारा किया जाए, और लाभ की भी एक क्या की जाए, सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए कि कितना प्रतिशत लाभ दिया जाना चाहिए, या किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति के द्वारा कितना लाभ कमाया जाना चाहिए। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किस तरह से हो रहा है, वर्तमान में इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये जो क्षेत्र है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP, ये जो क्षेत्र है वो किस विचार का ही वर्तमान में समर्थन करता है, विकेंद्रीकरण का, जो कि गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे चलते हैं, देखो आगे है स्वदेशी। अब किसकी बात करें हम, स्वदेशी की। अब आप देखिए स्वदेशी का विचार आया कब से, कहां से आया, – 1905 में क्या हो गया, बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप संपूर्ण भारत में स्वदेशी के लिए आंदोलन चलाया गया। संपूर्ण भारत में
स्वदेशी के लिए क्या चलाया गया? एक आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, जो कि 1908 आते आते कमजोर पड़ गया। अरविंदो घोष मुख्य नेता थे इस समय, मतलब उनका ये विचार था और इसको वो बढ़ावा भी देना चाह रहे थे। तो ये तो थोड़ी सी इसकी बात मैंने आपको बताई कि अब देखिए कि गांधी जी अब स्वदेशी को इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं? गांधी जी भी स्वदेशी का समर्थन करते हैं जब वो भारत आए, और जब उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो उन्होंने तब भी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ तब भी स्वदेशी को बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो स्वदेशी का मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा सा भारत के लोगों के द्वारा जो उत्पादित सामान है उसका प्रयोग किए जाने की नीति। अगर सभी भारतीय भारत में निर्मित माल का ही उपयोग करेंगे तो भारत में उद्योग धंधों का विस्तार होगा, भारतीय मुद्रा बाहर नहीं जाएगी, भारत में ही रहेगी और भारतीय नागरिकों को भी रोजगार की प्राप्ति होगी। पहला तो क्या हुआ? औद्योगिकरण होगा, मतलब जो सीमित मात्रा के जो संसाधनों से प्रारंभ हो सकते हैं ऐसे उद्योग धंधों को शुरू किया जाएगा और उन उद्योग धंधों के आधार पर भारतीय नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त होगा। और जो हमारी निर्भरता है ब्रिटिश सरकार पर या ब्रिटिश उद्योग धंधों पर या ब्रिटिश संसाधनों पर, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी अगर हम कहें विकेंद्रीकरण के माध्यम से हम राष्ट्र के, अभी विकेंद्रीकरण वहाँ पर कैसे काम आएगा? आप अपनी आवश्यकताओं के लिए यदि ब्रिटेन पर निर्भर हो जाएंगे तो ब्रिटेन एक राष्ट्र, कैसा राष्ट्र है? एक। तो अब वो चाहेगा जैसी मोनोपोली के तहत आपको अपनी माल की कीमत आपसे वसूल करने की कोशिश करेगा, यानी उस समय के भारतीयों से। और कोई राष्ट्र है नहीं टक्कर में, उसने पुर्तगालियों को और डचेस को क्या कर दिया? बाहर भगा दिया, भारत में रुकने ही नहीं दिया। तो अब आप एक राष्ट्र पर डिपेंड हो जाएंगे तो वह वापस क्या करेगा? आपकी कीमतों, उत्पादन और संग्रहण या कीमत निर्धारण पर क्या करेगा? नियंत्रण स्थापित कर लेगा। नियंत्रण स्थापित कर लेगा तो फिर वो आपका आर्थिक शोषण करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। तो इसके बदले में गांधी जी क्या करें कि आपको इसके बजाय भारत के जो स्थानीय जो उद्योग धंधे हैं या भारत के जो कुटीर उद्योग हैं उनके माध्यम से जो सामान या जो भी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं उनका अधिकाधिक क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो वह कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को रोजगार प्रदान करेगा, उनकी आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी, उनका विकास होगा, उनका नैतिक उत्थान भी होगा क्योंकि संतुष्ट रहेगा व्यक्ति, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर पाएगा। और अगर वही व्यक्ति उसके अच्छे माल की कीमत नहीं मिलेगी और ब्रिटिश सरकार के द्वारा उत्पादित चाहे कैसा ही माल हो उसको अच्छी कीमत मिलेगी तो एक मानसिक रूप से वह अपने आप को हीन मानने लगेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए गांधी जी क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। अभी जो हमने पढ़ा था वो मैंने आपको बता दिया कैसे, ताकि हमारी एक देश पर डिपेंडेंसी क्या हो जाए, जहाँ भी एक आ गया वहाँ पर भी केंद्रीकरण के बजाय केंद्रीकरण हो जाता है, विकेंद्रीकरण का साधन मानते हैं। और मैंने अभी बताया कैसे। ठीक है, तो ये जो विकेंद्रीकरण है या स्वदेशी है ये अपने आप में क्या करता है? किसी राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करता है।
अब मजबूत कैसा? आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से मजबूत करने का कार्य करता है। हालांकि आज भी पालन नहीं कर पा रहे हम। आज भी विदेशी सामान या विदेशी सेवाएं ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं हम। तो आप सोचिए उस समय तो क्या एक मानसिकता तैयार हो गई थी। ब्रिटिश सामान की एक प्रेस्टीज जो होती है उसके लालच में लोग क्या करने लगे थे? विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने लगे थे। आगे चलें। किसी राष्ट्र की, या राष्ट्र भी लिख देते हैं हम, स्वदेशी को भारत राष्ट्र की आर्थिक, सांस्कृतिक, व भौगोलिक एकता का प्रतीक मानते थे। एकता का प्रतीक मानते थे। ठीक है। गांधी जी का विचार, हालांकि इससे गांधी जी से पहले भी कई लोगों ने स्वदेशी का विचार दिया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के साधन नहीं बता पाए या उन साधनों को इतने प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पा रहे। अब देखो आप, इन्होंने इसके लिए क्या किया, आप देखें। इसके लिए गांधी जी ने चरखा कातना या सूत, चरखा, खादी, सूत, कातना, जैसे पूर्ण रूपेण, अब वो तो है एजुकेशन वगैरह तो हम शिक्षा में भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये आपको पता है ना, खादी वस्त्र है, बड़ा मोटा खद्दर का वस्त्र होता है, खादी बनाया जाता है, तो वह भारत में ही बनता है। कहाँ बनता है वो? भारत में, भारतीयों के द्वारा एक चरखे की सहायता से बनाया जाता था। तो ये तो एक नॉमिनल काम बताया हमने। इससे बड़े भी फिर भारतीयों ने भी औद्योगिकरण को सपोर्ट किया। स्टील की फैक्ट्रियाँ लगी, लोहे की फैक्ट्रियाँ लगी, सूत काटने की फैक्ट्रियाँ लगने लगी, सूत कॉटन का उत्पादन होने लगा। लेकिन चरखा किसी भी गांव ढाणी में या भारत के निम्न स्तर पर भी उपलब्ध हो सकता था, और उसके द्वारा भारतीयों के द्वारा स्वयं के वस्त्र स्वयं उत्पादन करने की कैपेसिटी आ रही थी। यानी किसी व्यक्ति विशेष या फैक्ट्री विशेष पर आप डिपेंड नहीं हो रहे थे, इंडिपेंडेंसी आ रही थी। खादी का प्रयोग करने के लिए आप खादी खुद उत्पादित कर सकते थे, खुद उसका निर्माण कर सकते थे और उसको अपने पहनने योग्य बना सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की जब प्रक्रियाएं चलेंगी तो भारत की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होगी।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। शारीरिक श्रम के प्रति उनके विचार। अगला है शारीरिक या कायिक श्रम को महत्वपूर्ण मानना। अब देखो ये भी विचार क्या है, हमारे आधुनिक समय के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। आधुनिक समय अगर हम बात करते हैं कि कायिक श्रम का मतलब क्या हो गया, आज आप देखते हैं कि अगर आपने कई बार देखा होगा कि जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठे बैठे ही काम करता है, काम कर रहा है, तो इसका मतलब कुर्सी पर बैठे बैठे कौन सा काम कर रहा है, मेंटली काम कर रहा है, फिजिकली वर्क उसका नहीं है, तो उसका पेट आ जाता है, मोटा हो जाता है, मोटापा आ जाता है उसके अंदर। कई पुलिस वाले ऐसे हैं, कई सरकारी अधिकारी भी ऐसे हैं, कई बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पहले फिट होते हैं, जैसे ही कुर्सी पर बैठने का काम आ जाता है, मेंटलिटी में उसके मानसिक कार्य में ज़्यादा करता है बजाय शारीरिक कार्यों के, तो उसके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए गांधी जी मानते थे कि व्यक्ति को खुद को शारीरिक श्रम करते रहना चाहिए। देखें आगे पांचवा जो हमारा विचार है, हमारा मतलब गांधी जी का, कायिक श्रम। अब इसको इजी कर दे तो शारीरिक श्रम। फिजिकल लेबर। आप पसीने का महत्व तभी समझ सकते हैं मेहनत का, जब आपने खुद ने कोई शारीरिक मेहनत की हो, और तब आपको एहसास होता है कि कोई जो सामने वाला जो व्यक्ति है वह जो फिजिकल मेहनत कर रहा है, उस फिजिकल मेहनत का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। और जब तक आप खुद नहीं करते हैं तब तक आपको हर कार्य क्या लगता है, आसान है। आप क्या सोचेंगे कि ये कार्य क्या है, आसान है, बहुत जल्दी हो सकता है। आगे देखें, देखें सबसे पहली बात, गांधी शारीरिक श्रम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। खुद भी करते थे, ध्यान रखें आप, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। और स्वयं भी शारीरिक कार्य स्वयं भी शारीरिक कार्य करते थे, यानी जहाँ तक संभव होता था वे अपने काम स्वयं ही करते थे। व्रत उपवास करना ये सारे उनके सत्याग्रह के साधनों में आते हैं। लेकिन हम बात करें कि शारीरिक श्रम को महत्वपूर्ण क्यों मानते थे, उसके वे इसे दिव्य मानते थे। क्या मानते थे, दिव्य। उनका मानना था कि ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण कमाकर या मेहनत करके खाने के लिए किया है, और जो बिना मेहनत किए खाते हैं वे सब क्या हैं, चोर हैं। ऐसा कौन कह रहा है, मिस्टर गांधी। किसके बारे में कह रहे हैं, व्यक्ति के कार्यों के बारे में, श्रम के लिए। ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण मेहनत कर भोजन प्राप्त करने के लिए किया है। और जो ऐसा नहीं करते हैं या जो बिना मेहनत किए क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, वो चोर हैं। और जो बिना मेहनत किए
खाते हैं, चोर हैं। क्या हैं? चोर। अब मेहनत यहाँ पर वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि शारीरिक मेहनत या मानसिक मेहनत, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप जितना अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं, आवश्यकताएं अनंत रखिए कोई बात नहीं, लेकिन उन अनंत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फिर आपको अनंत मेहनत करने की भी आवश्यकता बता रहे हैं मिस्टर गांधी। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप क्या हैं? चोर हैं। यानी एक तरह से वो जो वंशानुगत रूप से आपको संपत्ति प्राप्त हो रही है, या अपनी अयोग्यता के बाद भी आप किसी योग्य पद पर बैठे हैं, या आपको चोरी से कोई संपत्ति मिल गई, या आपको बिना मेहनत किए कोई परिणाम मिल गया, वे सब आपको चोर साबित करते हैं। चाहे आवश्यकता छोटी हो चाहे आवश्यकता बड़ी हो, तो भी आपको क्या करना है? श्रम करना चाहिए। हमने पहले बात की थी रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन आवश्यकताएं थी किसी समय में। लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी तो राजनीतिक अधिकारों की तरह आ जाते हैं, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान, वो ही रोटी, कपड़ा और मकान, यानी वे जो तीन न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को आप अपनी मेहनत के दम से प्राप्त करें, अन्यथा आप क्या कहलाएंगे मिस्टर गांधी के अनुसार? चोर। और ये जो शारीरिक श्रम है, समानता व स्वतंत्रता जैसे विचारों को स्थापित किया जा सकता है। ठीक है? या गांधी जी स्वयं भी श्रम के महत्व को जानते थे। वो खुद भी पैदल ही यात्रा किया करते थे ज़्यादातर, जहाँ तक पॉसिबल होता था, या अपने आश्रम से दूसरी जगह जाने, आश्रम आने जाने के लिए भी कई बार वो शारीरिक संसाधनों का ही प्रयोग करते थे। और वे इसे व्यक्ति के नैतिक विकास में भी सहायक मानते थे। नैतिक विकास में भी सहायक मानते थे। वे अपने कार्य स्वयं करते थे। गांधी जी जहाँ तक पॉसिबल होता था वहाँ तक अपने कार्यों को खुद करते थे, और दूसरों को भी यही सलाह देते थे कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कैसे करें? स्वयं करें। और स्वयं करने का मतलब क्या हो गया? शारीरिक श्रम। आप किसी पर डिपेंड नहीं हैं, आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। आपके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वे आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट रखते हैं। करके देखिए आप दूसरों से कार्य करवाने की अपेक्षा स्वयं ही किन्हीं कार्य को क्या करें? खुद कर देखें, और करने के बाद जो पसीना आएगा, जो मेहनत कर रहे हैं आप, या वो जो तनाव होगा मानसिक रूप से, अगर बात करें किसी समस्या को लेकर बैठिए मानसिक आधार पर, और फिर उस आधार पर आप उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कब से मानते हैं? 1905 में। किससे शुरू हुआ? मुख्यतः बंगाल विभाजन से। संपूर्ण भारत में स्वदेशी के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो कि 1908 के आते आते क्या हो गया? थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया। अरविंदो घोष का इसमें मुख्य योगदान है, और भी लोग हैं। स्वदेशी को गांधी जी के विकेंद्रीकरण का साधन मानते हैं, यानी विकेंद्रीकरण करने के लिए क्या करें आप? स्वदेशी को बढ़ावा दें।
और स्वदेशी को विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। तो आप देखेंगे तो मिठाइयों में भारत में कहीं का रसगुल्ला पसंद है, कहीं की कलाकंद, कहीं पर क्या, कहीं पर क्या, मेरे कहने का मतलब तो ऐसे ही क्या होगा, कहीं की साड़ियाँ पसंद है, कहीं के मसाले पसंद है, कहीं की कॉटन बहुत अच्छी है, तो कहीं के गन्ना बहुत अच्छा है, चीनी बना। तो जब आप स्वदेशी वस्तुओं का इस तरह से प्रयोग करेंगे तो भारत की जो भौगोलिक विविधता है उस विविधता में भी एकता स्थापित होगी। जहाँ की जो बेस्ट चीज़ होगी स्वदेश में, उस चीज़ का वहाँ के लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाएगा और खुद के क्षेत्र की विशेष वस्तु के बारे में लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, राष्ट्र का भी ज्ञान बढ़ेगा। तो ऐसी आवश्यकता करें स्वदेशी के बारे में। आर्थिक रूप से क्या करेंगे, हमको मजबूत करेगी, रोजगार प्रदान किया जाएगा और उसके द्वारा हमारी आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता स्थापित होगी। इसके लिए गांधी जी ने क्या क्या बताया, एक उदाहरण दिया उन्होंने, चरखा, खादी और सूत काटना जैसे कार्य थे जो कि कम से कम टेक्नोलॉजी पर आधारित थे। अभी इसमें आगे बात करने वाले हम अगले जो में। शारीरिक श्रम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते थे क्योंकि वे इसे दिव्य मानते थे। क्या मानते थे? दिव्य, कि ये देवताओं के द्वारा प्रस्तुत की गई या दी गई एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो क्या है? चोर है। क्या कह रहे हैं गांधी जी? ऐसे व्यक्ति को जो बिना मेहनत किए अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, यानी जिस भी दिन आप भोजन करें उससे पहले आप उतनी मेहनत कर लें। अब वो जरूरी नहीं है शारीरिक तौर पर ही करके आए या आर्थिक आपको मदद ही दी जाए, जो भी आपका दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन करने के बाद ही आप क्या करें? भोजन ग्रहण करें। ऐसा गांधी जी क्या रखते हैं? अपेक्षा रखते हैं। और गांधी जी स्वयं भी श्रम के महत्व को जानते थे क्योंकि और वे इसे नैतिक विकास में सहायक मानते थे। मैंने कहा वो खुद भी क्या करते थे, यहाँ मैंने बताया आपको, वो खुद भी अपने शारीरिक कार्य भी करते थे जहाँ तक संभव होते थे, अपने वस्त्रों, अपने टॉयलेट्स को साफ करते थे, ऐसा कहते हैं, ऐसी जानकारी में है। कई बार उन्होंने दूसरों के शारीरिक कार्यों को भी करने का प्रयास किया है, यानी उनसे संबंधित जो कार्य होते थे उनको भी गांधी जी ने स्वयं किया है। तो और ये उदाहरणों के माध्यम से व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते थे। जैसे कि मैंने बताया कि दांडी मार्च किया उन्होंने, पैदल ही गए थे बहुत दूर तक, शुरू प्रारंभ से ही पैदल गए थे, बीच में बैठ के चले गए। वहाँ कारण, अब आप जानते हैं कि इतनी दूर जाने वाला जो व्यक्ति है वह एक दिन तो ऐसा है नहीं कि एक दिन उठा चल दिया, यानी वो व्यक्ति प्रारंभ से ही अपने शारीरिक फिटनेस को लेकर भी जागरूक है और वो इतने कार्य करता है। किसी सेठ को कहिए आप जिसके बड़ी सी तौंद आ रही है, अगर उसको आप कह देंगे भाई कि आज दौड़ना है एकदम से, या आप कह देंगे ना महीने भर बाद भी दौड़ना है, तो वो अपने आप को अनफिट पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका काम ही क्या है? गद्दी पर बैठना, उस पर बैठते हुए बस कैश का लेन देन करना। मैं पुराने सेठ जी की बात कर रहा हूँ, अभी वर्तमान में तो हो सकता है कई सेठ जी काम कर रहे हो फिटनेस पे, आजकल तो लोग ज़्यादा जागरूक हो गए, लेकिन पुराने सेठ जी ऐसे ही होते थे कि बैठते रहते थे और आराम से कैश के लेन देन का काम करते थे। ठीक है। और किसान जो था पहले का, वो अत्यधिक किसान मजदूर, ये क्या है? अत्यधिक फिटनेस इनकी बहुत अच्छी रहती थी क्योंकि ये शारीरिक आधार पर बहुत ज़्यादा पसीना बहाते थे, मेहनत करते थे। तो गांधी जी इस शारीरिक श्रम को करने के लिए क्यों दे रहे हैं? ताकि वो श्रम का महत्व समझे। देखो यहाँ पर खुद तो जानते ही थे शारीरिक महत्व को, शारीरिक कार्यों को या कायिक श्रम को महत्व देकर गांधी जी अन्य व्यक्तियों को श्रम व पसीने का महत्व समझाना चाहते थे कि हमारे देश के जो किसान और मजदूर हैं वे किस प्रकार से अपना जीवन सरवाइव करते हैं। किसान व मजदूरों के सम्मान उत्पन्न करना चाहते थे।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया गांधी जी ने आगे जाकर, तो जब तक उसमें सभी वर्गों का सहयोग नहीं होगा तो वह राष्ट्रीय आंदोलन क्या हो जाएगा, असफल माना जाएगा, या वह राष्ट्रीय आंदोलन किसी भी प्रकार से हमारे लिए क्या नहीं होगा, उपयोगी नहीं होगा। तो ऐसी दशा में सब लोगों को शामिल करने के लिए सब लोगों के प्रति एक सकारात्मक व्यवहार हमारा होना चाहिए, एक सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप होना चाहिए। जैसे आज आप किसी बड़े आदमी को देखेंगे तो वो छोटे लोगों को कुछ समझते नहीं है, अगर ऐसी धारणा है तो वो गलत होती है। तो आप देखिए, अब आगे चलते हैं हम। हमारा जो अगला बिंदु है औद्योगिकीकरण का विरोध। औद्योगिकीकरण का विरोध। अब जब हम बात करेंगे गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या कर रहे हैं, विरोध करते हैं। अब सीधी सी बात इतनी है कि अभी मैंने आपको बताया कि गांधी जी श्रम का महत्व समझ रहे हैं। श्रम, शारीरिक श्रम करें, खुद वस्तुओं का उत्पादन करें अपने श्रम की मेहनत से, लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि इस औद्योगिकीकरण के कारण व्यक्ति की मशीनों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, और मशीनों पर निर्भरता बढ़ने के कारण क्या होगा कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि ये मशीनें मनुष्य को संचालित करने लगेंगी, और मशीनों से संचालित व्यक्ति भावनाओं से शून्य होगा, और वह भी खुद भी एक मशीन के समान हो जाएगा। अब ऐसा होगा तो समाज में जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएंगी। इसके लिए गांधी जी कह रहे हैं कि हमें इन मशीनों पर निर्भरता को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। और इस औद्योगिकीकरण के कारण क्या हो रहा है कि वो जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए भी हम उस इंडस्ट्री पर, उस राज्य पर या उस देश पर क्या हो रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं। तो इसके बजाय किसका समर्थन करते हैं, कुटीर उद्योगों का। लिखें आप, औद्योगिकीकरण के द्वारा एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण किया जा सकता है। यानी ये औद्योगिकीकरण क्या है, शोषण का साधन है। औद्योगिकीकरण की जो क्षमता है औद्योगिकीकरण की क्षमता एक प्रकार का शोषण साधन है। अब आप समझ ही गए होंगे, डिपेंडेंसी हो जाती है। क्या हो जाती है, डिपेंडेंसी हो जाती है। निर्भरता, औद्योगिक निर्भरता, इसको कहें हम औद्योगिक निर्भरता। किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है, ऐसा कौन कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं।
क्योंकि मशीनी जो निर्भरता है, क्योंकि मशीनी निर्भरता व्यक्ति का भी यंत्रीकरण कर देती है। और अंत में व्यक्ति भी भावना शून्य होकर मशीनवत व्यवहार करने लगता है। ठीक है। अब जब मशीन व्यक्ति क्या हो जाएगा, मशीन हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि समाज में शोषण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गांधी जी का कथन है कि मशीनें व्यक्ति को एक दिन मशीनें व्यक्ति को नियंत्रित करने लगेंगी। और मनुष्य का पतन हो जाएगा, और मनुष्य का पतन हो जाएगा। अब देखो ये बातें वही हैं, आप करते भी हैं। आप पहले फ़ोन नंबर मेमोराइज करके रखते थे। क्या रखते थे? पहले आपको सारे नंबर क्या होते थे, याद होते थे। अब क्या होने लग गया कि आपको 1, 2, 4, 5 नंबरों को छोड़कर आप किसी भी नंबर को मेमोराइज, ज़्यादा नंबरों को मेमोराइज नहीं कर पाते। पहले आपको सारे ज़्यादातर 10, 20, 30, 25 जितने भी आपके जानकार होते थे, ज़्यादातर के फ़ोन नंबर मुँह ज़बानी याद होते थे। आज आप उतनी स्पीडली उनको याद है तो आप रिपीट नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो याद ही नहीं होते हैं, दूसरी बात रिपीट नहीं कर पाते हैं, और तीसरी बात आपकी मेमोरी क्या हो जाती है, जल्दी ही आप उसको भूल भी जाते हैं। पहले एक बार याद किया तो बहुत लंबे समय तक आप याद रख पाते थे, अब नहीं रख पाते हैं, क्योंकि अब आपने वो काम किसको दे दिया याद करने का, उस मशीन को दे दिया। और मशीन पर निर्भरता आपके लिए क्या हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। आगे देखें, औद्योगिकरण का विरोध करने का कारण एक और क्या क्या है, जैसे औद्योगिकीकरण ने किसको बढ़ावा दे दिया, संघर्ष और युद्ध की आशंका को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्योंकि आपको पता है ना, आर्थिक संघर्ष किसका कारण बन जाता है, अंत में जितने भी युद्ध हुए वो आर्थिक हितों को लेकर हुए, ये ध्यान रखें आप। आर्थिक संघर्ष अंतरराष्ट्रीय तनावों व आक्रमणों को जन्म देता है। आक्रमणों व को जन्म देता है। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो कारण था, उस कारण में पहला कारण यही था या प्रमुख कारण यही था कि जर्मनी के जो भी उत्पादन का क्षेत्र थे या जो संसाधनों की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, वे फ्रांस ने क्या कर लिए थे, छीन लिए।
या विजेता राष्ट्रों ने उनको क्या कर लिया, जर्मनी के क्षेत्रों को डिवाइड कर लिया वर्साई की संधि के द्वारा। और मैंने पहले बताया कि मैकियावेली क्या करता है कि आपके आर्थिक हितों को, अपने आर्थिक नुकसान को नहीं भूलता है, चाहे अपने पिता के हत्यारों को वो भूल जाए। तो दूसरा देखें आगे, औद्योगिकरण ने क्या किया है, ये कारण पैदा किए, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया, स्थानीय व्यापार व व्यवसाय को समाप्त कर दिया, क्षेत्रीय आर्थिक जो विविधता थी समाप्त कर दिया। जो कम टेक्नोलॉजी के आधार पर या जो कम पूंजी के आधार पर जो निवेश किए जा सकते थे, उन निवेशों को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब बड़ी पूंजी चाहिए, और बड़ी पूंजी के लिए आपको दूसरे जो राष्ट्र हैं या जो बड़े वर्ग हैं उन पर डिपेंडेंसी हो जाती है। राष्ट्र का नैतिक पतन कर दिया, लाभ के लिए मरने लग गए। अभी राष्ट्रों का या राष्ट्र का नैतिक पतन किया। क्षेत्रीय असंतुलन, जिसकी मैंने बात की थी यहाँ पर, क्षेत्रीय असंतुलन। असंतुलन कैसे कि किसी क्षेत्र का विकास हो और जिस क्षेत्र में इंडस्ट्री नहीं लगी उसका विकास नहीं हुआ। यहाँ पर तो क्या कर रहा है, उसकी जो अच्छाइयाँ थी इस क्षेत्र विशेष का, जैसे नील का उत्पादन भारत में बहुत अच्छा होता था, लेकिन अंग्रेजों ने उस अच्छेपन के कारण क्या किया, सारे चंपारण के क्षेत्र में जबरदस्ती ऐलान कर दिया कि आप सबको तो नील ही बोनी है। आवश्यकता थी, माना अच्छा प्रोडक्शन था, अच्छी हमारी वस्तु थी, प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको खाएंगे थोड़ी। खाने के लिए तो गेहूं, जो भी खाद्य फसलें उनका उत्पादन होगा, लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि पर आपको क्या उत्पादन करना है, नील का उत्पादन करना है। अब नील का उत्पादन करेंगे तो आर्थिक फ़ायदा किसको होगा, अंग्रेज़ों को होगा। लेकिन वहाँ पर लोगों में उस नील के प्रति इतना रोष उत्पन्न हो गया कि बाद में सबने इस नील को बोने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। जो भी भारत की जो अच्छी वस्तुएं थी, जो कला या संस्कृति के क्षेत्र में या किसी भी फील्ड में अच्छी थी, धीरे धीरे अंग्रेज़ों की औद्योगिक इकाइयों से उत्पादित जो माल था वो भारत में बिकने लगा, और उस औद्योगिकरण के कारण जो हमारी विशेषज्ञता प्राप्त जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में उन वस्तुओं का उत्पादन होना समाप्त हो गया। आपको पता है दिल्ली में हमारे यहाँ एक वो लोहा स्तंभ है महरौली में, तो उसमें जंग नहीं लगी तो ऐसा लोहा बनाते थे हम, लेकिन हमारे लोहे का उत्पादन अंग्रेज़ों के आने के बाद या वो जो तकनीक थी वो लुप्त हो गई, या अंग्रेज़ों ने हमारे स्थानीय उद्योग धंधों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। एक तो क्या किया कि क्षेत्रीय असंतुलन आया औद्योगिकरण के कारण, और एक जो भारत के जो लोकल जो क्षेत्रीय उद्योग धंधे थे वे नष्ट हो गए। इसलिए गांधी जी क्या कह रहे हैं कि इसका विरोध किया जाना चाहिए, किसका, औद्योगिकीकरण का। आगे चले आप, तो आप देखें कि इसी कारण गांधी जी ने क्या किया, इनका विरोध किया। इन्हीं आधारों पर गांधी जी के द्वारा औद्योगिकीकरण का विरोध किया गया। क्या किया गया, विरोध किया गया। ठीक है, और हम भी होते तो हम भी ऐसा ही करते, क्योंकि हमें पता है कि इसके कारण भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो फिर वही बात आएगी कि आप इनके आधारों पर क्या विचार करेंगे। देखें, समस्या का क्या कर दिया, समस्या आइडेंटिफिकेशन कर दिया, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ।
समस्या की क्या कर रहे हैं, पहचान। हर फील्ड में क्या करनी है आपको, आपके साथ कोई समस्या है तो उसका भी पहले पहचान करें कि आपकी मेन समस्या क्या है, ठीक है। अब देखिए गांधी जी ने क्या बताया, इसका समाधान बताया। समस्या बताई तो इसका क्या बता रहे हैं वो, समाधान। इसीलिए गांधी जी ने औद्योगिकीकरण के बजाय लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, वह परंपरागत जो उद्योग थे या परंपरागत जो कार्य थे, परंपरागत आर्थिक गतिविधियों को जैसी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। स्वदेशी जो हमने अभी पहले पढ़ी थी, स्वदेशी, खादी, चरखा जैसे कम लागत वाले, ऐसा लिख दें आप इसको, कम लागत वाले विचारों को बढ़ावा दिया। यानी ये समाधान करें कि अब ये कोई भी कर सकता था, मैंने आपको जैसे बताया पहले भी कि ये कोई भी व्यक्ति इन कार्यों को प्रारंभ कर सकता था। यानी उसके लिए कोई बड़ी कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, कोई डिपेंडेंसी की हमको आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं के दम पर भी अपने लोकल जुगाड़ जो हम कहते हैं उन जुगाड़ों के आधार पर भी हम इस तरह का कार्य कर सकते हैं। और जो हमारी आर्थिक असंतुष्टि है उस असंतुष्टि को भी क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। आगे चलें आप। यही है, यही। एक,